अभिनव उस जासूस की तलाश में लगने वाला था। उधर अभिनव को प्रोटोन पब्लिशर का सुपरवाइजर बनते देख चिराग शक पका चुका था। अगर अनन्या इस खबर को सुन अभिनव के करीब हो जाती तो चिराग की अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाने वाली थी। इसीलिए उसको फिलहाल अभिनव से निपटने की जरूरत थी और इसी के चलते वह सनी से मदद मांगने उसके ऑफिस भी पहुंच चुका था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सनी ने चिराग से कहा, प्लान यह है कि हम उसकी अभी की कंपनी यानी प्रोटोन में तो जरा भी उंगली नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर टाइगर बैठा है, लेकिन प्रोटोन के अलावा भी अभिनव के पास एक ऐसी कंपनी है जो उसकी खुद की है। चिराग अचानक थोड़ा शॉक्ड हो गया और बोला, उस फटीचर के पास खुद की कंपनी है? हाँ, देवेन से मिली है उसको डीके कॉरपोरेशन, अब अभिनव के नाम पर है। चिराग ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मतलब कंपनी उसकी है तो उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं, करेक्ट? यही तो प्लान है गुरु, तुम बोलो तो तैयार हो? सनी ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया। चिराग उसे हाथ मिलाने ही वाला था लेकिन तभी उसे एक और बात याद आई। उसने कहा, एक बात का ध्यान रखना सनी, इस प्लान में मेरे और अनन्या के रिश्ते में कोई मुसीबत नहीं खड़ी होनी चाहिए। तुम्हें भले ही अभिनव से बदला लेना है लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी अनन्या को पाना है। उसने अपनी बात खत्म कर सनी की ओर देखा जो मुस्कुराने लगा था। सनी ने कहा, चिंता मत करो, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी अनन्या है तो मैं भी जो कुछ पॉसिबल होगा इस रिश्ते के लिए करूंगा। बट बिजनेस में लेना और देना दोनों होता है, इसलिए तुम भी याद रखना कि मैं क्यों यह सब कर रहा हूँ। चिराग हंसने लगा और उसने सनी से हाथ मिलाते हुए बोला, ठीक है, अनन्या मेरी हो जाएगी, तुम्हें भी उस अभिनव की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनी ने उसकी बात पर सिर हिलाया। वह जानता था कि इस प्लान में थोड़ा रिस्क था, लेकिन वह खुद भी चाहता था कि अनन्या और चिराग का रिश्ता पक्का हो जाए। चिराग के पास वैसे भी खूब सारी धन दौलत थी और उसके साथ रहकर अनन्या को और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। इससे सनी को ही उससे छुटकारा मिल जाता और हरदेव की कंपनी पर वह अकेले ही पूरा अपना हक आसानी से जमा सकता था। एक और सनी और चिराग ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था तो दूसरी ओर अभिनव के भले ही सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए कुछ दूसरे प्लान थे लेकिन तब भी उसे अपना असिस्टेंट चुनने में काफी मजा आया था। फिलहाल वह कई सारे कामों में उलझा हुआ था और उसमें से सबसे जरूरी था उस जासूस को ढूंढना, लेकिन उससे भी जरूरी काम इस वक्त अभिनव के लिए था अपनी माँ की क्रीम कंपनी को टॉप पर ले जाना। अभिनव अपना पूरा ध्यान फिलहाल इस कंपनी पर लगाना चाहता था। प्रोटोन पब्लिशर के ऑफिस से निकलते ही उसका फोन बजने लगा जो कि भारती का था। हेलो अभिनव। हेलो माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है। सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, कल से प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा फुल स्पीड पर। अच्छा, मुझे यह बताओ, जब पहले प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा तब तुम भी रहोगे हम सभी के साथ उसको चेक करने के लिए? अभिनव मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। अभिनव को अंदर ही अंदर काफी अच्छा लग रहा था कि वह इतने सालों बाद आखिरकार अपनी माँ विद्या के सपने को पूरा कर पा रहा था। ठीक है बेटा, बाद में फोन करती हूँ। और भारती थोड़ा हिचकिचाई, तुम मेरे घर आओगे क्या डिनर के लिए? नहीं नहीं माँ, आज कुछ और प्लान है, साथ में डिनर हम किसी और दिन करेंगे। कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ जी। भारती ने फोन काट दिया और अभिनव ने गाड़ी एक बड़े से 5 स्टार रेस्टोरेंट की पार्किंग में रोक ली। वह एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जहां पर होटल स्वीट और एक बार भी था। 5 स्टार होटल अभिनव यानी टाइगर का ही था। इसी के टॉप फ्लोर पर एक वीआईपी स्वीट था जहां पर टाइगर ग्रुप के सीनियर मीटिंग करने वाले थे। इसी होटल में फिलहाल चित्रा भी मौजूद थी। वह अपने उस मैनेजर के साथ मीटिंग करने आई थी जिसके लिए वह मॉडलिंग भी करने वाली थी। वैसे तो इस मीटिंग का कोई मतलब था ही नहीं, लेकिन कमरे में मैनेजर के साथ बंद होकर उसे मनाना ही चित्रा का तरीका था। जो वादा किया है उसको भूलना मत। कानन ने एक वीआईपी रूम से बाहर आते हुए फिर चित्रा से को याद दिलाया। कानन एक मशहूर सिंगर का मैनेजर था जो कि अपने म्यूजिक के पोस्टर के लिए किसी मॉडल को ढूंढ रहा था। साथ ही उसके पास इस 5 स्टार
होटल का वीआईपी कार्ड भी था। चित्रा ने यही सोचकर कानन से चुपके चुपके मीटिंग करने का डिसाइड किया था और उसे अपने पेमेंट में से एक हिस्सा कमीशन के रूप में देने का भी वादा किया था। इसके अलावा चित्रा उसकी गुड़गांव दिल्ली के बड़े लोगों से भी मुलाकात करवाने में मदद करने वाली थी। तो मैं तो नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम भी याद रखना अपनी डील, चित्रा ने मुस्कुरा कर कहा। और इसी वक्त वह अभिनव से टकरा गई जो अपना वीआईपी स्वीट का नंबर ढूंढ रहा था। उधर रानी गुस्से से अंदर ही अंदर चले जा रही थी। काम पर आने के बाद भी उसके मन इसी बात को याद दिला रहा था कि इतने सालों तक टाइगर के साथ प्रोटोन में काम करने के बाद भी उसे प्रमोशन की जगह डिमोशन दे दिया गया था। उसे यह चीज काफी खटक रही थी और इसका सॉल्यूशन सिर्फ बदला ही दिखाई दे रहा था। भले ही उसके सामने टाइगर था, लेकिन रानी अपने ऊपर हुए अत्याचार को सहने वाली नहीं थी। उसने तुरंत ही अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग बजने के बाद ही रानी को आखिरकार फोन से एक भारी आवाज सुनाई दी। कैसी हो मेरी रानी? ठीक हूँ दिखपाल सर, रानी ने थोड़ा डरते हुए कहा। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी, बताइए हम कहाँ मिल सकते हैं? दिखपाल एक पल के लिए शांत हो गया और उसने कुछ सोचा। मिलना है, ठीक है, मैं एड्रेस भेजता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम। दिखपाल ने फोन काट दिया। रानी ने भी फोन नीचे रखते ही अचानक केबिन का दरवाजा खुल गया और टीना अंदर आ गई। टीना ने कहा, मैडम आपकी अभी एक अपॉइंटमेंट है। टीना की बात रानी को सुनाई नहीं दी। वह अभी भी इस सोच में डूबी हुई थी कि वह दिखपाल से क्या बात करेगी। मैडम, टीना ने एक बार और थोड़ी जोर से पुकारा और रानी चौंक कर खड़ी हो गई। हाँ, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही हो? मेरे सामने कोई चिल्ला नहीं सकता, याद रखना, उसने डांटते हुए कहा। सॉरी मैडम, वह गलती से। खैर, आपकी अपॉइंटमेंट। टीना फिर से अपनी पूरी बात बोल भी पाती कि उससे पहले ही रानी ने उसकी बात को बीच में काट दिया। नहीं नहीं, अभी कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं होगी, बाद में आना, रानी ने चिढ़ते हुए कहा। और तभी अपने फोन पर एक मैसेज आते देखा। मैसेज दिखपाल का था जिसमें उसने एक एड्रेस भेजा था। उसे देखते ही रानी को थोड़ी हिम्मत आ गई। उसे महसूस हुआ कि अगर टाइगर उसकी चाल चल सकता था तो वह भी उसे जवाब दे सकती थी। बदले की आग में रानी अब टाइगर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिखपाल के सामने खोल देने वाली थी, खासकर कि उसका असली नाम। वैसे तो दिखपाल ने पहले ही रानी से टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की थी, लेकिन तब रानी ने अपना मुंह नहीं खोला था। दिखपाल की उससे मुलाकात एक बर्थडे पार्टी में हुई थी और तभी से वह दोनों एक दूसरे से थोड़ा करीब भी थे। हालांकि रानी को नहीं पता था कि दिखपाल उसमें सच में इंटरेस्टेड था या नहीं, लेकिन फिलहाल वह बिजनेस और पर्सनल मामलों को एक साथ नहीं लाना चाहती थी। इसी वजह से उसने अभी तक टाइगर की कोई भी इंफॉर्मेशन दिखपाल को नहीं बताई थी। हालांकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसीलिए रानी भी चुप नहीं बैठने वाली थी। वह बताना चाहती थी टाइगर को कि उसने एक ईमानदार और वफादार सेक्रेटरी को नीचा दिखाकर कितनी बड़ी गलती करती थी। वैसे हम इस तरह काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना? दिखपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। 60 की उम्र में भी वह किसी नौजवान की तरह ही हैंडसम दिखता था। दिखपाल का रुतबा रानी को अपनी ओर खींच रहा था। इसी वजह से रानी कभी कभी यह भी सोचती थी कि अगर वह बुढ़ापे में इतना हैंडसम था तो अपनी जवानी में कितना हैंडसम होगा। जी दिखपाल सर, मुझे शायद अब डायरेक्ट पॉइंट पर ही आ जाना चाहिए। आपको कुछ बताना है और वह कहीं ना कहीं वही बात है जो आप मुझसे इतने टाइम से पूछते भी आ रहे हो। रानी ने बिना नजरें मिलाए अपनी बात कही, जिसे सुनकर दिखपाल थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला, अच्छा क्या बात है वह? रानी ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा और आंख बंद कर सिर्फ अपने आप को कोसा। उसे मन ही मन इस बात का खुलासा कर बुरा भी लग रहा था, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करने पर सख्त मनाही थी, लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट भी तब तक ही था वैलिड था जब तक वह सेक्रेटरी थी। अब वह उससे सब कुछ छीन लिया गया था, इसीलिए वह कुछ भी कहने और करने को आजाद थी। उसने मन पर पत्थर रखते हुए कहा, टाइगर का असली नाम अभिनव गढ़वाल है। दिखपाल ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर वह धीरे से हंसने लगा और बोला, यह तो मैं जानता हूँ। रानी हैरान हो गई और उसकी ओर देखती रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कांपते हुए कहा, आप जानते हो? पर कैसे? और अगर आप जानते हो तो मुझसे
पूछ क्यों रहे थे? दिक्पाल ने अपने सामने रखे गिलास में वाइन भरी और एक ही घूंट में उसे पूरा पी जाने के बाद कहा, तुम्हें इतनी सी बात तो पता होनी चाहिए कि मैं जिस लेवल पर काम करता हूँ, वहाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन निकालने के सैकड़ों रास्ते होते हैं। उन्हीं एक रास्ते में से मुझे भी पता चल गया कि टाइगर का असली नाम अभिनव गढ़वाल नहीं, अभिनव संजय गढ़वाल है। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। पर कैसे, कौन? दिक्पाल ने उसकी नादानी पर सांस छोड़ी और अपनी चेयर पर पीछे होते हुए कहा, पहले मुझे भी नहीं पता था, पर इसीलिए ही तुमसे भी पूछा था। लेकिन मेरे जासूस तो चारों ओर ही है और उनमें से ही एक अभी प्रोटोन पब्लिशर में भी खुशी है। उसी ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी है। जस्ट लाइक दैट, दिक्पाल ने समझाया, जिससे रानी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। खुशी है मतलब कोई लड़की है? दिग्पाल मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन वह भी अकेली नहीं है जो टाइगर पर नजर गड़ाए बैठी है। बस बात इतनी सी है कि अभी तक भी पता नहीं चला मुझे कि वह टाइगर साला कौन है, कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। रानी ने भी अपनी चेयर पर पीछे होकर सांस छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि अगर दिग्पाल को पहले से ही टाइगर का असली नाम पता चल चुका था, वह भी प्रोटोन की ही एक जासूस से, इसका मतलब वह जासूस लड़की रानी की कोई करीबी थी। वह कोई ऐसी लड़की भी हो सकती थी जो रानी से हर दिन बात किया करती थी और बातों बातों में ही उसे टाइगर का असली नाम भी पता चल गया था। हालांकि कंपनी में ऐसे लोग तो काफी थे और उनमें से कोई भी जासूस हो सकता था। रानी ने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश की कि वह कौन हो सकता था, लेकिन दिक्पाल ने उसे तुरंत ही ख्यालों से बाहर निकालने के लिए कहा, रहने दो, तुम आइडिया नहीं लगा पाओगी। वैसे मुझे यह भी पता चल गया है कि तुम अपनी नौकरी खो चुकी हो और इसीलिए ही यहाँ आई हो, है ना? रानी ने निराश में सांस छोड़ी और नजरें झुकाकर कहा, नौकरी नहीं खोई है, सिर्फ डिमोशन हुआ है मेरा। दिग्पाल धीरे से हंस पड़ा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, लेकिन तब तुम मानी नहीं। चलो अभी भी ऑफर दे रहा हूँ, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरी रानी। जो तुम बोलोगी वह तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। रानी उसके ऑफर के बारे में सोचते हुए उसकी ओर देखे। उसे लगा कि इमेजिंग सिक्योरिटी में मैनेजर बनकर सड़ने से तो दिग्पाल का ग्रुप ज्वाइन करना ही लाख गुना बेहतर डिसीजन होने वाला था। और उसके अलावा भी टाइगर खुद बिजनेस के मामले में दिग्पाल से पीछे होता जा रहा था। वह तो सिर्फ रानी का प्रोटोन पब्लिशर से प्यार ही था, जिसकी वजह से वह वहां पर टिकी हुई थी। उसका हमेशा से सपना रहा था कि वह उस कंपनी को आगे बढ़ाता देख, जिसके लिए उसने पिछले 3 सालों में खूब मेहनत की थी। इसी वजह से रानी टाइगर का ग्रुप छोड़ने से हिचकिचा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा करने से वह अपनी ही सारी मेहनत को बर्बाद न कर दे। मैं किसी को भी कुछ बताने नहीं वाली हूँ, हमेशा की तरह, लेकिन अभी भी मैं आपके ग्रुप में नहीं आ सकती दिग्पाल सर। अपनी बात खत्म कर रानी उठ गई और दिग्पाल का जवाब सुने बिना ही रूम से बाहर चली गई। उसे जाते देख दिग्पाल ने भी अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल लिए थे। इधर टाइगर ग्रुप के सीनियर्स के साथ मीटिंग करने अभिनव उसके ही 5 स्टार होटल में पहुंच चुका था। मीटिंग जहां होनी थी, उस वीआईपी सूट को ढूंढते हुए ही वह अचानक चित्रा से टकरा गया था, जो कि कानन नाम के एक मैनेजर के साथ दूसरे वीआईपी रूम से बाहर निकली थी। अभिनव चित्रा को इग्नोर करते हुए अपना स्वीट ढूंढने आगे बढ़ता गया, जिसे चित्रा को काफी इंसल्ट महसूस हुआ। वैसे तो उसे अभिनव जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन वह उसके जैसे इंसान से भी इग्नोर नहीं होना चाहती थी। देख लिया, पहचान लिया और उसके बाद भी ऐसे चला गया जैसे मैं यहाँ थी ही नहीं। चित्रा ने अपने आप से सवाल किया, जिसे सुनकर कानन बोल पड़ा, कौन था वह? तुम उसे जानती हो क्या? चित्रा थोड़ा हंसते हुए बोली, हाँ जानती हूँ, वह आदमी असल में एक घर जमाई है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कंगाल निकम्मा फटीचर है, जो जबरदस्ती किसी अमीर घर की लड़की से शादी कर उसके घर में बैठ गया है। पर यह यहाँ क्या कर रहा है? यह तो एरिया भी वीआईपी है, जरूर ही टॉवल और नैपकिन चुराने आया होगा, फटीचर कहीं का। चित्रा की बात सुन कानन के कान खड़े हो गए और उसने पलटकर अभिनव की ओर देखा। वह भी देखना चाहता था कि आखिर लोग होटल के सामानों को चुरा कैसे लेते हैं। हालांकि तब उसे दिखा कि अभिनव फिलहाल सबसे आखिर में बने स्वीट के सामने खड़ा था। वह वीआईपी स्वीट बाकी सभी वीआईपी रूम से लगभग 4 गुना बड़ा था। कानन ने भी एक बार लाखों रुपए देकर उस स्वीट को बुक करने की कोशिश की थी,
वह यह जानना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या खास था जो लोग उसे क्यों पैसा होने के बावजूद बुक नहीं कर पाते थे। होटल वालों ने तो उसे इसके पीछे का कारण कभी नहीं बताया, लेकिन बाहर कानन को पता चला था कि वह स्वीट सिर्फ और सिर्फ टाइगर के लिए ही बुक होता था। और अब जब अभिनव जैसा नालायक आदमी भी उस स्वीट के सामने जाकर खड़ा हो गया था, तो कानन को महसूस हुआ कि उसके इरादे टॉवल और नैपकिन से भी बढ़कर कोई कीमती चीज चुराने के थे। ओए, दूर हो जा वहां से! कानन अभिनव की ओर चिल्ला उठा। दूर हो, नहीं तो पुलिस को फोन लगा दूंगा अभी। उसकी भारी आवाज में धमकी सुन अभिनव भी उसकी ओर पलट गया और शांत लेकिन भारी आवाज में बोला, कौन है तू? ज्यादा चर्बी चढ़ रही है क्या? कानन गर्म हो गया और आस्तीन चढ़ाते हुए उसने पास आकर अभिनव की कॉलर पकड़ ली। कानन ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, क्या बोला? हाँ, फिर से बोल। बोलना हरामखोर! चित्रा भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसके करीब आ गई। वह अभिनव की पिटाई के लाइव टेलीकास्ट को एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहती थी। चित्रा ने कानन से कहा, अरे यह सिर्फ बोलता ही है, 2-3 थप्पड़ मार दो गधा, अभी ठीक हो जाएगा। चित्रा की बात सुन अभिनव हल्का सा हंस पड़ा। थप्पड़, वह भी मुझे? और इस जगह पर अपनी औकात में रहकर बात करो मिस चित्रा। औकात? तेरी खुद की औकात भी है क्या इस जगह पर पैर रखने की, निकम्मा साला? कानन ने कहा और अभिनव की कॉलर पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर दी। अरे यह सिर्फ निकम्मा ही नहीं, फटीचर भी है। इसकी जेब में हाथ डालकर देखो, 10-20 रुपए के फटे हुए नोट ही मिलेंगे। चित्रा ने हंसते हुए उसकी बात में जोड़ कर कहा, अच्छा? कानन ने फिर से अभिनव की ओर देखा। चल दिखा तेरी जेब, देखूं तो सही किन किन चीजों पर हाथ मार चुका है यहाँ पर। अभिनव ने अपनी कॉलर छुड़ाकर कहा, अभी जा यहाँ से, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। कानन उसे फिर से पकड़ने ही वाला था कि चित्रा ने बीच में आकर उसे रोक दिया। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें एक शर्त पर जाने देंगे। कैसी शर्त? अभिनव ने आंख उठाकर पूछा। चित्रा मुस्कुराई और उसने कहा, तुम मुझे अब से मैडम कहकर पुकारोगे, ठीक है? और हाँ, पहले जितनी बार मुझे सिर्फ नाम से बुलाया है उसके लिए घुटनों पर बैठकर माफी भी मांगो अभी। क्या बकवास है यार, अभिनव ने कहा तो कानन ने फिर से उसकी कॉलर पकड़ ली। समझ नहीं आया क्या? जो बोला है करने को कर, अभी चुपचाप, नहीं तो पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। कानन की धमकी सुन अभिनव की हंसी छूट गई। कौन सी चरस पीता है तू? सस्ते नशे मत किया कर भाई। यह सुन कानन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ओ ढेर साना मत बन। कानन का पारा और भी चढ़ने लगा। मैंने कहा था यह बिना मार खाए बात नहीं समझता, चित्रा ने कानन को भड़काते हुए कहा। कानन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर गुस्से भरी सांस छोड़कर अभिनव को देखकर कहा, देख 3 तक गिनूंगा, माफी मांग ले हाथ जोड़कर, नहीं तो इतनी हड्डियां टूटेगी ना तेरी, गुड़गांव का एक भी हॉस्पिटल जोड़ नहीं पाएगा। उसकी धमकी को अभिनव ने फिर से जाने दिया। वह कानन जैसे हजारों धमकाने वाले को एक इशारे पर खत्म कर सकता था, इसीलिए उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं थी। अभिनव यहाँ पर सिर्फ अपने काम के लिए के सिलसिले में मीटिंग करने आया था और उसे खत्म करते ही घर जाकर चैन की नींद सोना चाहता था। पिछले कुछ दिनों की भाग दौड़ से वैसे भी वह काफी थक चुका था और अब अपना काम खत्म कर सिर्फ सोना चाहता था। 3-2-1। इधर कानन ने भी अपनी गिनती खत्म कर दी। अभिनव ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि उसने गिनती चालू कब की थी। हालांकि अब कानन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसने अभिनव को मारने के लिए अपना हाथ भी हवा में उठा लिया था। वह अभिनव का गाल लाल करने ही वाला था कि अचानक एक तीसरे हाथ ने उसके बरसते हुए हाथ को हवा में ही पकड़कर रोक दिया। कानन और अभिनव दोनों उस तीसरे हाथ की ओर अपनी गर्दन घुमाई और उन्हें बलराज नजर आया। फिलहाल बलराज के चेहरे पर एक ऐसा गुस्सा था जिसे अभिनव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बलराज सर? कानन जानता था कि बलराज कौन था, इसीलिए उसे देखकर वह हकलाने लगा था। क्या कर रहा था यह? पीछे से अचानक अकरम की भी आवाज आई। एक तो बलराज यार, तुम इतने बड़े हो, पूरा सीन छुप गया तुम्हारे आगे। बलराज ने बड़ी आंखों से कानन को घूरा और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। जो भी कर रहा था अगर पूरी तरह से कर देता तो आज जिंदा नहीं बचता। कानन की रूह कांप चुकी थी। थोड़ा पीछे होकर जब उसने अकरम को भी देखा तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
वह जानता था कि यह सभी दिग्गज लोग थे। हालांकि उसके साथ खड़ी चित्रा उन सभी चेहरों से अनजान थी, लेकिन उसे भी यह समझने में देर नहीं लगी कि वह लोग आम नहीं थे, खासकर तब जब उसने उन सभी के महंगे डिजाइनर सूट देखे। लेकिन अब उसका सवाल यह था कि अभिनव जैसा आदमी इतने बड़े लोगों के बीच क्या कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? उसने चिढ़ते हुए पूछा, जिससे सभी सीनियर एक दूसरे को देखने लगे। कौन है यह चुईया? इसी वक्त चित्रा को एक मीठी लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज सुनाई दी। उसने इस आवाज की ओर पलट कर देखा तो वहां पर अलायना खड़ी थी। भले ही चित्रा बाकी सीनियर को नहीं जानती थी, लेकिन अलायना उनमें से एक नहीं थी। अलायना ही चित्रा की रोल मॉडल थी। उसी से इंस्पायर होकर वह मॉडलिंग करने उतरी थी और रोज उसी मोटिवेशन से काम पर लग जाया करती थी। एक दिन वह भी अलायना की तरह दुनिया में अपना नाम काम बना सकेगी। क्या कर रहे थे मिस्टर कानन? तुमने अभिनव पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे कर ली? लोकेश ने गुस्से भरी आवाज में पूछा। इसी बीच डीके भी सांस छोड़ते हुए बोला, अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गए हो क्या कि मार खाने वाले कम कर रहे हो? लगता है तुम्हें मौत के गले लगने की जल्दी है। कानन को समझ आ चुका था कि वह लोग कौन थे और उसके साथ क्या क्या कर सकते थे। उसी वजह से वह तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं प्लीज। उसको गिड़गिड़ाते देख चित्रा को भी बहुत बड़ा झटका लगा और वह उन सभी लोगों की ओर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि इतने बड़े बड़े लोग और साथ ही अलायना भी अभिनव जैसे बर्बाद आदमी का पक्ष क्यों ले रहे थे। अभिनव खुद भी अभी सीनियर का ऐसा बर्ताव देख हैरान था। उसे अब जाकर महसूस हुआ था कि वह सभी लोग उसके लिए कितनी आसानी से किसी की भी जान ले सकते थे। साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि वह लोग पहले से ही कानन को जानते भी थे, जिसका मतलब कानन भी कोई साधारण आदमी नहीं था। इस हरकत के लिए कानन को सजा तो मिलनी चाहिए। हम ऐसे ही इसको जाने नहीं दे सकते। बलराज ने कानन की ओर देखकर गुस्से से कहा, नहीं प्लीज बलराज सर, मुझे अंदाजा नहीं था कि अभिनव आप लोगों के साथ है। मुझे तो बस शक था कि कोई अनजान आदमी इस प्राइवेट स्वीट में क्यों घुसे जा रहा था। यह सब कुछ। कानन एक पल के लिए रुका और उसने चित्रा की ओर देखकर बोला, यह सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे अभिनव के खिलाफ भड़काते हुए, झूठी कहीं की। अगर सच बोलने का गुर्दा नहीं है तो घर में ही बैठो ना आराम से। कानन ने सारा इल्जाम चित्रा पर डाल दिया और उसे फिर अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। वह खुद भी इस वक्त उससे काफी ज्यादा गुस्सा था। भले ही वह यह नहीं जानता था कि अभिनव था कौन, लेकिन अगर उसका उठना बैठना बलराज और अकरम जैसे लोगों के साथ था तो वह दूर दूर तक कोई मामूली बात नहीं थी। एक सेकंड, आप लोगों को शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। चित्रा ने अपनी उंगली अभिनव की ओर उठाई। यह आदमी सिर्फ एक गरीब घर जमाई है और कुछ नहीं। शट अप राइट नाउ। अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारी जबान बाहर खींच लूंगी। ओके? और तू खुद कौन है पहले यह बता। अलायना अचानक गुस्से से बोल पड़ी। उसे वैसे भी चित्रा की इरिटेटिंग आवाज सहन नहीं हो रही थी। अभिनव कोई घर जमाई नहीं है, वह हमारे सर है। अचानक बलराज बोल उठा, जिससे वहां खड़े सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उसकी बात सुन बाकी के सीनियर भी हैरान हो गए थे। चित्रा के पैर अपनी जगह पर ही जम गए थे। वह ना हिल पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। उसे एक पल के लिए लग रहा था कि शायद उसके कान उसे धोखा दे रहे थे। चित्रा ने कहा, बॉस? अभिनव और बॉस? इसके आगे चित्रा कुछ नहीं कह पाई थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुंह खोलने की हिम्मत कर रही है। अब हो गया तुम्हारा चित्रा, भूल जाओ अपनी मॉडलिंग की डील। इनफैक्ट मैं तो सबको यह भी बता दूंगा कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो और सिर्फ मॉडलिंग करने के लिए तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। कानन की धमकी सुन चित्रा को एक और झटका लग गया और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। नहीं नहीं प्लीज कानन, मेरी इमेज खराब हो जाएगी पूरे शहर में। तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन मुझे जो अभिनव सर के खिलाफ भड़काया और जान दांव पर लगा दी उसका कुछ नहीं। इतनी आसानी से जाने थोड़ी दूंगा मैं इस बात को। कानन चित्रा के ऊपर चिल्लाने लगा था और वह गिड़गिड़ाने लगी थी। उसने बिलखते हुए कहा, प्लीज कानन यार, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज।
वह एक एक करके वहां खड़े सभी लोगों के सामने रिक्वेस्ट करने लगी थी और फिर आखिरकार अभिनव के पास आकर रुकी। अभिनव प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत होने दो यार। अगर मीडिया को भनक भी लग गई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। बदले में तुम जो चाहे मैं वह करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज कानन को चुप रहने के लिए कह दो। मैं रूम में ही हूँ, मीटिंग स्टार्ट हो तब बुला लेना। अलायना चित्रा की आवाज से तंग आकर अंदर रूम में चली गई और उसके पीछे पीछे अकरम, लोकेश और डीके भी जाने लगे। हालांकि बलराज अभी भी वहीं रुका हुआ था। वह देखना चाहता था कि इन दोनों की कहानी अब कैसे खत्म होने वाली थी। कानन भी अभिनव के पास आ गया और उसने उसके पैर पकड़ लिए। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज माफ कर दो। दोबारा ऐसा कुछ सोचूंगा भी नहीं, प्लीज सर। अभिनव ने इरिटेट होते हुए सांस छोड़ी और अपने पैर से ही कानन को दूर कर दिया। ठीक है, कर दिया माफ, उठो अब यहाँ से। कानन ने आखिरकार एक राहत की सांस ली और वह तुरंत ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़ों पर से धूल हटाई और फिर चित्रा की ओर देखकर बोला, सर ने माफ कर दिया है लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। मॉडलिंग गई तेल लेने, अब तुम अपनी इमेज संभालने में लग जाओ। कानन, अब सब कुछ खत्म हो गया है, फिर तुम क्यों जिद पर अड़े हो? अभिनव प्लीज तुम इसे समझाओ ना। अभिनव अभी भी चित्रा के बदलते चरित्र को देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की कुछ देर पहले तक उसे एक जानवर की तरह ट्रीट कर रही थी, वह अचानक से ही उससे मदद की भीख मांगने लगी थी। अभिनव को मनाने के लिए चित्रा ने आगे कहा, तुम जो बोलोगे मैं करने को रेडी हूँ, लेकिन प्लीज इस आदमी को रोक दो अभिनव, यह मेरा करियर खा जाएगा। कानन ने गुस्से से चित्रा को घूरा और फिर वह अभिनव की ओर पलटा। अभिनव सर, आप एक सेकंड। अभिनव ने कानन की बात को बीच में ही काट दिया और फिर आंखें छोटी कर चित्रा को एक पल के लिए देखा और बोला, कुछ भी कर लोगी पक्का? चित्रा थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि शायद अभिनव उसके साथ कुछ गलत करने का सोच रहा था। हालांकि उसने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर मजबूरी में कहा, हाँ कुछ भी। अभिनव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक पल के लिए कानन को देखा और फिर वापस चित्रा को देखते हुए बोला, नाइस। तो अब एक काम करो, अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाओ और मेरे सामने झुककर मुझे सर कहकर बुलाओ। चित्रा के हाव भाव फीके पड़ गए। उसके जैसी घमंडी लड़की के लिए किसी के सामने झुक जाने से बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती थी। उसके मुंह से इस काम के लिए ना निकलने ही वाला था कि अभिनव फिर से बोला, अगर नहीं करना है तो फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से, तुम संभालती रहना अपनी इमेज बाहर। इतना कहकर अभिनव ने वहां से जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी निराशा में सांस छोड़कर चित्रा अपने घुटनों पर बैठ गई और बहुत ही भारी मन से बोली, सर। पूरा बोलो और अच्छे से। जी अभिनव सर। अभिनव सर हिलाकर मुस्कुराया और बोला, गुड। उसने फिर कानन की ओर देखकर कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और हाँ, जो कुछ भी यहाँ डिस्कस हुआ है वह सीक्रेट ही रहेगा। कानन अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए उसने एक उदास चेहरे के साथ ही हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ओके सर, और चित्रा को घूरते हुए वहां से चला गया। कानन के जाने के बाद ही अभिनव चित्रा के करीब आकर नीचे बैठ गया और उसने उसे गहरी आवाज में धमकी देते हुए कहा, यहाँ जो कुछ भी हुआ अनन्या को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? अगर कुछ भी होशियारी की तो याद रखना, मैं कानन की तरह कैरियर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा असल में चीफ होने का मतलब क्या होता है। चित्रा अंदर तक कांप उठी और उसने डर के मारे तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया। वह हकलाते हुए बोली, जी सर। अभिनव उसको देखता हुआ बलराज के साथ मीटिंग वाले रूम में चला गया। चित्रा धीरे से उठकर खड़ी हो गई। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह अभी भी उसके सदमे में थी। जिस आदमी को वह एक निकम्मा और फटीचा समझती आ रही थी, वह असल में हद से ज्यादा वीआईपी और रईस था। चित्रा के लिए इस बात का पुख्ता सबूत वह सभी दिग्गज लोग थे। उसे पता था कि इतना हाई प्रोफाइल ग्रुप ऐसे ही किसी भी एरिया इंसान को भाव नहीं देता था। वह अगर अभिनव को इतनी इज्जत दे रहे थे, इसका मतलब यही था कि अभिनव कोई आम इंसान नहीं था। दूसरा सबूत उसके लिए अलायना थी। अलायना खुद गुड़गांव दिल्ली की सबसे अमीर और पॉपुलर लड़कियों की गिनती में आया करती थी।
साधारण लोग तो सिर्फ उसे देखने तक के लिए तरस जाया करते थे, और तो और अच्छे से अच्छे वीआईपी लोगों को भी उससे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता था, चाहे फिर सामने वाले का मेंबरशिप कार्ड कितना ही भारी हो। दोनों ही सबूत के बीच अब चित्रा के मन में एक सवाल भी उठ गया था कि अगर अभिनव इतना इम्पोर्टेंट आदमी था तो वह था कौन? और फिर यह सब कुछ छुपा कर यह सिंह परिवार के घर में रोज किसी न किसी से गालियां सुनते हुए क्यों आ रहा था? चित्रा के मन में सवालों का एक सैलाब आ गया था। उधर जब चित्रा इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, तब इधर अभिनव भी इस कमरे में आ गया था जहां उसके बाकी साथी मौजूद थे। हमने शायद मेरी आइडेंटिटी को जितना हो सके उतना छुपा कर रखने का डिसीजन लिया था, है ना बलराज? अभिनव ने रूम में घुसते ही थोड़ा नाराज होकर कहा। बलराज ने पहले गेट लॉक कर दिया और फिर अभिनव की ओर पलट कर अपनी सफाई दी। कानन जैसे लोगों को ऐसे ही लाइन पर लाना पड़ता है, और वैसे भी हमने यह डायरेक्टली तोड़ना बोला है कि तुम ही टाइगर हो। वह तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बस ठीक रईस या तो वीआईपी समझ लेंगे, और क्या? टाइगर सही बोल रहा है। बलराज की बात एक बार को उस कानन की भी नहीं है, बात है उसके साथ उस लड़की की। हमें नहीं पता वह कौन है, कहाँ से आई है। उसने कहीं बाहर जाकर अपना मुंह खोल दिया, फिर हम क्या करेंगे? अकरम ने अभिनव का सपोर्ट करते हुए पूछा, और इसी वक्त अभिनव बीच में बोल पड़ा, उस लड़की को अभी तो मैंने संभाल लिया है। खैर, अब इस बात को यही खत्म करके मीटिंग के में आगे बढ़ते हैं। अभिनव अपनी चेयर पर आकर बैठ गया, जो कि सभी सीनियर की चेयर के सामने लगी हुई थी। टेबल पर 56 भोग सजे हुए थे, और उसका आनंद लेते हुए सीनियर अभिनव के बाद शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। अभिनव अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अचानक अलाइना बीच में बोली, रुको, अभी एक और मेंबर मिसिंग है। उसी वक्त रूम के दरवाजे को किसी ने बाहर से खटखटाया। सबसे नजदीक लोकेश था, इसीलिए उसने उठकर दरवाजा खोला और सभी को मोंटी दिखाई दिया। मोंटी मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया और बोला, आप लोग सच में मेरे बिना ही मीटिंग स्टार्ट करने वाले थे क्या? अगर स्टार्ट हो जाती तो 10 करोड़ की पेनल्टी भी लगा देते तुम पर लेट आने के लिए। इसीलिए अब आ गए हो तो बैठ जाओ चुपचाप, अलायना ने मजाक करते हुए कहा, और मोंटी मुस्कुराकर अभिनव के बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसने सभी से पूछा, तो हम क्या बात करने वाले हैं? उस जासूस के बारे में बात होनी चाहिए जो ग्रुप में घुसा हुआ है। हमें किन किन पर शक है, एक बार को तो वह भी डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे पर्सनली रानी पर डाउट है, और टाइगर ने भी उसे कुछ टाइम पहले दिग्पाल के साथ देखा था। बलराज ने अपनी बात रखी। अभिनव ने तुरंत ही ना में सर हिला दिया। हाँ, रानी पर मुझे भी शक है, उसके थोड़े तौर तरीके ठीक नहीं थे, इसीलिए मैंने उसे डिमोशन देकर इमेजिंग सिक्योरिटीज में बैठा दिया है अभी के लिए। पर इससे पहले कि मैं रानी को जासूस मान बैठूं, मैं चाहता हूं कि वह कुछ गलती करे। मैं चाहता हूं कि हमारे पास उसके खिलाफ पक्के सबूत हो। मैं भी यह सोच रहा था कि जैसे अरवाज वाला जो किस्सा हुआ, उसमें दिग्पाल अरवाज से टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की काफी उत्सुक था। इसका कहीं न कहीं मतलब यही है कि उसे अभी खुद के जासूसों से यह बात नहीं पता चल पाई है कि टाइगर कौन है। अकरम ने भी अपनी बात रखी, जिस पर सभी सीनियर हामी में सिर हिलाकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ, यह काफी हद तक सेंस तो बन रहा है, बट मेन प्रॉब्लम यह है कि हम भी नहीं जानते अभी तक कि दिग्पाल का वह जासूस कौन है। अलायना ने चिंता जताते हुए कहा। अभिनव ने उसकी बात सुनते हुए अपने सामने रखा वाइन का गिलास उठाया और एक घूंट में खत्म करके कहा, एग्जैक्टली, और हमें यह भी देखना होगा कि हम जासूस को ढूंढ रहे हैं या जासूसों को। अभिनव की यह बात सुनते ही सबके कान खड़े हो गए थे। अभी तक सभी को लग रहा था कि जासूस सिर्फ एक है, लेकिन अभिनव की बात ने सभी को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने आगे कहा, हमें अब एक नई तरकीब की जरूरत है। उसने फिर से वाइन की बोतल लेकर अपना गिलास भरा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब लटके रह जाएंगे। तो तुम्हारा क्या प्लान है टाइगर? डीके ने पूछा। इस पर मोंटी ने अपना सुझाव दिया कि हम टाइगर का चेहरा दिखा दे दुनिया के सामने। नहीं, टाइगर की आइडेंटिटी तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक हमें दिग्पाल के बेटे की आइडेंटिटी का पता न चल जाता। अकरम ने जवाब देकर मोंटी की बात को काट दिया। मोंटी थोड़ा हैरान हो गया और उसने कहा, दिग्पाल का बेटा? यह मुझे नहीं पता था।
एग्जैक्टली उसने उसे छुपाकर ही इतने अच्छे से रखा है कि इस बात से यही बात निकल रही है कि अगर हम टाइगर को छिपा रहे हैं, इसीलिए वह भी हमारी तरह अपने बेटे को अंडरग्राउंड रख रहा है। जब तक वह बाहर नहीं निकलेगा, हम भी नहीं निकलेंगे, अलायना ने समझाते हुए कहा, जिस पर सभी लोगों ने हामी में सिर हिलाया। ठीक है, पर वह बाहर आएगा कैसे? कितने साल हो गए लेकिन किसी के पास भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोकेश ने आंख उठाकर पूछा और उसकी बात में डीके को भी दम लगा। डीके ने कहा, हाँ वही, अभी तक तो हम जासूस को भी नहीं पहचान पाए हैं। फिर दिग्पाल का बेटा तो, हाँ वैसे भी यह भी हो सकता है कि वह जासूस ही दिग्पाल का बेटा निकले, लेकिन तब भी किसी ने उसको देखा तो है नहीं, तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? अभिनव को एक्चुअली एक हिंट मिल गया है, अलायना ने तुरंत ही जवाब दिया, जिससे सभी लोग अभिनव की ओर देखने लगे। टाइगर? अकरम ने हैरानी से पूछा। अभिनव ने अपने गिलास से वाइन की एक और शिप ली और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लीड सॉलिड है और उसको बाहर निकालने के लिए मैंने एक प्लान भी बना लिया है। क्या बात है? बलराज जोश में आ गया और बोला, बताओ किस पर शक है तुम्हें? मुझे महसूस हुआ है कि शायद एटॉमिक बार वाला पलाश ही दिग्पाल का बेटा है। वह लड़का वहां लड़कियों की दलाली करता है, लेकिन बात यह है कि आज तक किसी ने उसे देखा ही नहीं, लड़कियों ने भी नहीं। तो मेरे हिसाब से हमें अपने कुछ लोगों को एटॉमिक बार में घुसा देना चाहिए। वह अगर धीरे धीरे इस तरह बर्ताव करेंगे कि उन्हें दिग्पाल को ही सेव करना है, तो शायद उनकी पलाश से मुलाकात हो जाएगी। क्या? पर यह होगा कैसे? मोंटी अभिनव का प्लान सुन दंग रह गया था। उसके सवाल पर अभिनव खड़ा हो गया और गहरी सांस लेकर बोला, हमारा एक आदमी पलाश को लेकर हमारे ही ग्रुप के दूसरे आदमी से झगड़ा करने का नाटक करेगा। यही झगड़ा बढ़ते बढ़ते मारपीट तक भी पहुंच सकता है। अभिनव रुका और उसने एक पल के लिए जॉनी वाले किस्से को याद दिला दिया और आगे बोला, जो भी लोग दीपाल के बेटे के वफादार होंगे वह ऐसी सिचुएशन में अपने आप ही बाहर निकल कर आ जाएंगे। कोई भी वफादार आदमी अपने बॉस की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता, और जब वह लोग देखेंगे कि किसी अनजान आदमी पर भी दिग्पाल के ग्रुप की वफादारी करने का भूत चढ़ा है, तब हमारे उस आदमी की मुलाकात उसके बेटे के साथ हो सकती है। यार, इतनी खतरनाक प्लानिंग तो लाइफ में आज तक नहीं सुनी। बलराज हंस पड़ा। कसम से तुमने दिखा ही दिया आज कि तुम टाइगर क्यों हो अभिनव। लेकिन फिर भी इतना आगे का सोच कैसे लिया तुमने? अभिनव मुस्कुराकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया और बोला, एक्सपीरियंस से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उस वक्त मैं एक्सपोज भी होने वाला था, पर फिर जैसे तैसे सिचुएशन हैंडल हो गई। जहां तक मेरा मानना है कि दिग्पाल का बेटा भी वफादारी को मेरी ही नजरों से देखता होगा और ऐसी सिचुएशन में वह वही करेगा जो मैं कर बैठा था। हाँ, यह बात तो है, वफादारी के मामले में सब लोगों का एक जैसा ही महसूस होता है। उस वक्त चाहकर भी अगला किसी और के एंगल से सोच ही नहीं पाता। बलराज ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, यह प्लान थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन दिग्पाल के बेटे को तो बाहर निकाल ही देगा। बस हमारे उन आदमियों को नाटक अच्छा करना होगा, कुछ ऐसा जिससे लगे कि वह काफी टाइम से एटॉमिक बार आ रहे थे। इस पर मोंटी ने पूछा, लेकिन फिर भी तुम्हें यह कैसे पता चलेगी कि पलाश या दिग्पाल का बेटा वहां है भी या नहीं? मेरा मतलब, किसी ने आज तक उसका चेहरा देखा तो है नहीं, तो हो सकता है कि वह उस बार में रहता ही ना हो या उस सिचुएशन में प्रेजेंट ना हो। नहीं नहीं, वह वही रहेगा। मेरी बात मानो, पलाश ही दिग्पाल का बेटा हो सकता है। इस बात का पता भी मुझे उस बार में ही चला था। मैं खुद भी नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है, लेकिन हरकतों के मामले में अपने बाप के ऊपर ही गया होगा। जहां उसका बाप बिजनेस की दुनिया में बदमाशी करता है, वही उसका बेटा बार में बैठकर करता होगा। अभिनव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, फिर मैं प्लान के अरेंजमेंट देखता हूँ और कोई इन्फॉर्मेशन, मोंटी ने कहा, और अभिनव सुनकर एक पल के लिए सोचने लगा, हाँ, मैं जाकर हरप्रीत से खुले में भिड़ने वाला हूँ और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में दिग्पाल भी उसका साथ देगा। यह लड़ाई तुम्हारा दूसरा प्लान है? लोकेश ने पूछा और अभिनव ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, उसके सामने मैं यानी अभिनव टाइगर का सपोर्ट और एक दूसरे दुश्मन के रूप में खड़ा हो जाऊंगा। इससे उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अभिनव की यह बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के मुंह
खुले के खुले रह गए। अभिनव भले ही अपनी दूसरी आइडेंटिटी लेकर जा रहा था, लेकिन उसके सामने दिखवाल था। यही बात उन लोगों के लिए चिंता करने वाली थी। तो क्या कहते हो दोस्तों, क्या सभी सीनियर्स अभिनव को इस दूसरे प्लान पर आगे बढ़ने देंगे? पलाश को बाहर निकाल पाने में अभिनव का प्लान काम करेगा या नहीं? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।